चलिए बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। सोने जा रहे होगे तो रात के लिए गुड नाइट। बेटा ये गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग जो सुबह देखी उसके लिए गुड मॉर्निंग, तो वो दोपहर वालों को आफ्टरनून एंड वो शाम वालों को इवनिंग, और जो सोने जा रहे हैं उनके लिए गुड नाइट। बेटा आज हम अपनी क्लास शुरू करने से पहले थोड़ा सा एक कोटेशन बोलना चाहेंगे कि एजुकेशन इज द बेस्ट फ्रेंड। एजुकेशन इज द बेस्ट फ्रेंड एंड एजुकेटेड पर्सन इज रिस्पेक्टेड एवरीवेयर। वो एजुकेशन बीट्स द ब्यूटी ऑन द यूथ। अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा हमारा जो कोटेशन है। इसका मतलब क्या है आप लोग समझ गए होंगे, और इसका मतलब हमें जरूर बताइएगा क्योंकि हम एक्सप्लेन करने वाले नहीं हैं अभी। फिलहाल जब आप लोग का साथ मिलेगा तो हम लोग इसको भी करके देंगे, आपको मोटिवेट भी करेंगे। फिलहाल पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। तो बेटा आज हम लोग जैसे कि एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके थे। कॉलिगेटिव बोले तो अणुसंग गुणधर्म, हमने एक अणुसंग गुणधर्म पढ़ चुका था, मतलब कि पढ़ चुके थे। क्या पढ़ चुके थे उसमें हमने पढ़ा था क्वथनांक का उन्नयन। ठीक है, क्वथनांक का उन्नयन, एलिवेशन ऑफ क्या पढ़े थे, बॉइलिंग पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब कि हिमांक का अवनमन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों, हिमांक का अवनमन पढ़ेंगे। तो हिमांक का अवनमन क्या होता है, तो हिमांक का अवनमन क्या होता है बेटा कि वो हिमांक का अवनमन क्या होता है कि जिस ताप पर, अगर हम आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, हिमांक का अवनमन। हिमांक का क्या पढ़ेंगे बच्चों, अवनमन। दिख रहा हिमांक का अवनमन पढ़ेंगे। तो हिमांक के अवनमन में क्या पढ़ेंगे कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, हिमांक का अवनमन। उससे पहले हम लोग देखेंगे कि हिमांक क्या होता है। क्या देखेंगे, हिमांक क्या होता है। तो हिमांक क्या होता है, तो हिमांक क्या है, अब नई डिफिनेशन है यार, वो छोड़ो। बेटा तुम लोग क्या पढ़े थे 9th क्लास में, एक डिफिनेशन पढ़े होंगे कि वह ताप जिसपे कोई द्रव क्या होता है, ठोस अवस्था में बदल जाता है, वह ताप मतलब कि वह ताप क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है। मतलब कि वह ताप जो क्या कोई द्रव पदार्थ किसमें बदल जाए बेटा, ठोस अवस्था में बदल जाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, हिमांक बोलते हैं। तो हिमांक के बारे में और हम लोग जानते हैं थोड़ा सा, हिमांक क्या होता है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं हिमांक के बारे में। तो हिमांक वह ताप जिस पर कोई द्रव, वह ताप जिस पर द्रव का वाष्पदाब, मतलब कि वह ताप जिस पर द्रव का वाष्पदाब ठोस के वाष्पदाब के बराबर हो, ठोस के वाष्पदाब के बराबर हो उसी वही ताप क्या कहलाता है बेटा, हिमांक कहलाता है। क्या कहा है, वो कह रहा है वह ताप जिस पर द्रव का वाष्पदाब ठोस के वाष्पदाब के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। समझ में आ रहा है ना, जहां पर ठोस का वाष्पदाब द्रव के वाष्पदाब की क्या हो जाए बेटा, बराबर हो जाए, वही क्या कहलाएगा, सॉलिड स्टेट कहलाएगा, मतलब कि वो हिमांक कहलाएगा। वो टेम्परेचर क्या कहलाएगा, हिमांक कहलाएगा उस द्रव का। ठीक है, जैसे बेटा अगर हम एक ग्राफ खींचे, ये तो आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो हम लोग आगे देखते हैं। समझ आ रहा है ना कि बेटा ऐसा टेम्परेचर होना चाहिए जो क्या करे, द्रव का जो वेपर प्रेशर है, जो लिक्विड का वेपर प्रेशर है, वो क्या करे, सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल कर दे। जब ये कंडीशन आ जाएगी तो बेटा जो लिक्विड होगा वो ऑटोमेटिक सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। जो लिक्विड स्टेट में होगा वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं समझ आया, आगे समझे। तो द्रव का जो वाष्पदाब होता है वो ठोस के वाष्पदाब के बराबर होता है, वही को हिमांक कहते हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये तो हो गया हिमांक की बात। अब हिमांक का अवनमन क्या हुआ, हिमांक का अवनमन, जैसे एक ग्राफ खींचेंगे, वो ग्राफ किसमें खींचेंगे, तो सर जी ताप और वाष्पदाब के बीच में, ताप और वाष्पदाब के बीच में, ताप और वाष्प दांत के बीच में खींचेंगे। मान लो एक यहां ऐसे वक्र है, ये मान लो शुद्ध विलायक का है, ये शुद्ध
विलायक का वाष्प यहाँ पर, ठीक है, ये शुद्ध विलायक का है, शुद्ध विलायक का वाष्प कुछ ये सब दिख रहा है, ये टेम्परेचर है, ठीक। ये किसका है, ये विलयन का है, ये किसका है, विलयन का है, वो जिसमें क्या मिला है, अवाष्पशील पदार्थ मिलाया गया है, क्या मिलाया गया है, अवाष्पशील पदार्थ मिलाया गया है, ठीक है, ये विलयन का है, शुद्ध विलायक का है, ये किसका है, विलयन का है। अब मानते हैं कि हम लोग यहाँ पर क्या खींच दें, एक सॉलिड स्टेट को हम लोग खींचते हैं यहाँ पर, वो किसको खींच दे बेटा, एक सॉलिड स्टेट को हम लोग खींच देते हैं, ठीक है। ये मान लो आपका सॉलिड स्टेट वाला है, कुछ इस तरह का सॉलिड स्टेट, ठीक है। ये क्या है, ठोस अवस्था, ठोस अवस्था। अब देखो यहाँ पर अब क्या देखोगे आप लोग कि शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है और इस ठोस का जो वाष्प दाब है, देखो दोनों का वाष्प दाब यहाँ पर मतलब इस टेम्परेचर पर बराबर है। तो इस शुद्ध विलायक का जो हिमांक होगा वो क्या होगा, यही वाला टेम्परेचर होगा, जिसे हम बोलेंगे T0 F। क्या बोलेंगे बच्चों, T0 F, ठीक है, T0 F, ठीक, यहाँ पर ठीक। अच्छा, विलयन का जो देखे हैं तो विलयन का जो हिमांक होगा वो यहाँ पर कहीं आ रहा है, इस तरह पीछे आ रहा है ना, मतलब कि ये T0 है और ये TF हो जाएगा, ये विलयन का होगा, ये विलयन का लिख दो, विलयन का केवल T लिख दो। तो क्या देख रहे हो कि जो शुद्ध विलायक का, देखो जो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या था, ज्यादा है, और विलयन का वाष्प दाब क्या हो गया, कम हो गया। क्यों कम हो गया, क्योंकि जानो, जब बेटा आपको पता है, जब किसी विलायक में हम क्या डाल देते हैं, कोई भी अवाष्पशील पदार्थ डाल देते हैं, कोई भी अवाष्पशील पदार्थ डालते हैं, तो उसके वाष्प दाब में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। क्या समझे, जब किसी भी विलायक में, शुद्ध विलायक में कोई भी अवाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं तो उसके वाष्प दाब में क्या आती है, कमी आ जाती है। और जो वाष्प दाब में कमी आ गई तो विलायक का वाष्प दाब ज्यादा हो जाएगा, विलयन का वाष्प दाब के कमी में होने के कारण हिमांक में भी क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। और जब वेपर प्रेशर होगा ही नहीं, ठीक है, वो वाष्पित ही नहीं होगा तो वेपर प्रेशर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब ऑटोमेटिक वो मतलब कि वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, विलायक का वाष्प दाब अब क्या होगा, तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, जो वाष्प दाब इसका कम हो जाएगा तो यहाँ पर इसका टेम्परेचर घट नहीं जाएगा, किसका, विलयन का, वो टेम्परेचर घट, देखो दोनों का अंतर होगा। अब इन दोनों के अंतर को ही बोलते हैं डेल्टा TF, जिसे हम क्या बोलते हैं, हिमांक का अवनमन। क्या बोलते हैं, हिमांक का अवनमन। शुद्ध विलायक के हिमांक तथा विलयन के वो हिमांक में अंतर ही क्या कहलाता है, हिमांक का अवनमन कहलाता है। तो हिमांक में ये होने वाली जो कमी दिख रही है आपको ग्राफ में, ये क्या कहलाएगा, हिमांक का अवनमन कहलाता है। समझे। अब इसी पे बेटा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही होगी आप लोग को, ठीक है, बुक में देखिएगा और ज्यादा समझ में आएगा, ठीक। तो यही क्या कहलाए बेटा, हिमांक का अवनमन कहलाता है, ठीक है। चलिए मिटाते, इसको इरेज करते हैं बेटा, हम लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हिमांक का अवनमन जो होता है, हिमांक का अवनमन डेल्टा TF प्रोपोर्शनल होता है यम बोले तो मोललता के, किसके बेटा, मोललता के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। या फिर डेल्टा TF इक्वल टू लिख सकते हो KFM, ये हिमांक का मोलर अवनमन स्थिरांक क्या है, वो हिमांक का मोलर अवनमन स्थिरांक है, ठीक। ये फार्मूला ये होता है। इस फार्मूले से हम बहुत कुछ फाइंड कर सकते हैं। इस फार्मूले से KF की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इस फार्मूले से विलयन या विलायक का हिमांक ज्ञात कर सकते हैं। इस फार्मूले से हिमांक का अवनमन फाइंड किया जा सकता है, ठीक है। इस फार्मूले से क्या फाइंड कर सकते हैं, हिमांक का अवनमन फाइंड कर सकते हैं। यम की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं हम लोग। यम क्या है, मोललता है, मोललता फाइंड कर सकते हैं। वो मोललता यहाँ पर है, इसलिए इस
इससे अणुभार भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इस पे ना अणुभार ज्ञात करने में एक बार क्वेश्चन भी आया था 2016 में शायद वो आया हुआ था कि हिमांक के अवनमन का अणुसूत्र क्या होता है। तो बेटा फार्मूला, और अगर हम इसको सॉल्व करें ना, इसको सॉल्व करोगे क्या, एम बराबर आपको पता ही होता है कि एम बराबर वो स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम मल्टीप्लाई कैपिटल डब्ल्यू होता है। स्मॉल एम यहाँ पर क्या है, तो स्मॉल एम यहाँ पर अणुभार है, क्या है, अणुभार है, मल्टीप्लाई 1000। तो अब ये अगर ये वैल्यू यहाँ पुटअप कर दे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ मल्टीप्लाई स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम मल्टीप्लाई कैपिटल डब्ल्यू मल्टीप्लाई 1000। अब यहाँ पर इसको ट्रांसफर करेंगे तो एम बराबर हो जाएगा यहाँ पर 1000 के एफ स्मॉल डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी एफ कैपिटल डब्ल्यू। ये देखो अणुभार फाइंड करने के लिए हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया बच्चों, अणुभार फाइंड किया जा सकता है इससे। ठीक है, अब इससे हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं बच्चों, अणुभार फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, हिमांक का अवनमन, इससे अणुभार फाइंड कर लेंगे हम लोग, बड़े आसानी से अणुभार फाइंड कर लेंगे ना। कोई भी चीज ज्ञात कर सकते हो, पदार्थ का भार ही ज्ञात कर सकते हो कि कोई भी पदार्थ कितनी मात्रा में यहाँ पर मिलाया गया, इससे ये ज्ञात फाइंड किया जा सकता है, बहुत चीज फाइंड किया जा सकता है इससे, समझे। तो इससे हम लोग कई चीज फाइंड किया जा सकता है इससे, समझे। अब इससे हम लोग क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, अणुभार याद कर सकते हैं। ये फाइंड कर वो कर सकते हैं, नोट कर लीजिए आप लोग। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके। अब ये दिया हो और अच्छा के एफ ही फाइंड करना हो, ओनली के एफ, जैसे हमने एक फार्मूला और होता है इसका के एफ फाइंड करने के लिए, तो इधर दिख रहा होगा पूरा बोर्ड। चलिए इसको इरेज करते हैं। और कभी कभी के एफ ही ओनली फाइंड करना होता है, कुछ ये सारी वैल्यू ही नहीं दी होती, मोलता अणुभार भार ये सब नहीं दिया होता, तब कैसे फाइंड करेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं हम लोग बच्चों। तो क्या फार्मूला होता है, के एफ इक्वल टू आर एम मल्टीप्लाई टी एफ का स्क्वायर अपॉन 1000 मल्टीप्लाई डी एच। ठीक है, ये एंथैल्पी है। ठीक है, ये क्या है, एंथैल्पी है। जहां आपको बता दें हम कि आर क्या है, गैस स्थिरांक है। आर यहाँ पर क्या है बेटा, गैस स्थिरांक है। कैपिटल एम क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर कैपिटल एम विलायक का अणुभार है, विलायक का अणुभार है। टीएफ को अगर हम लोग देखें तो टीएफ क्या है, विलायक का हिमांक है। विलायक का हिमांक हो गया। डेल्टा टी एच तो आप लोग जानते हो ठोस विलायक के लिए गलन की एंथैल्पी है, गलन की क्या है बेटा, ये एंथैल्पी है। गलन की एंथैल्पी, तो ये गलन की एंथैल्पी हो गई बच्चों। ठीक है, तो क्या क्या समझा है, ये फार्मूला अगर ये सब दिया हो, गैस स्थिरांक दिया हो, विलायक का अणुभार दिया हो, विलायक का हिमांक दिया हो, गलन की एंथैल्पी दिया हो, तो बेटा आप लोग क्या फाइंड कर सकते हो, के एफ फाइंड कर सकते हो, या के एफ दिया हो, आर दिया हो, डेल्टा एस दिया हो, एम दिया हो, तो टी एफ फाइंड कर सकते हो, कुछ भी जो भी दिया हो। तो नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इस पे क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करते हैं बच्चों। चलिए देखते हैं हम लोग, नोट कर लिए आप लोग। चलिए आते हैं हम लोग, आगे आते हैं। हाँ बच्चों, तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे हिमांक का अवनमन, उस पर बेटा क्वेश्चन ऐसे आता है, एच कर्विक अम्ल, शायद आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, विटामिन सी की बात कर रहा है, विटामिन सी की बात कर रहा है, जिसका फार्मूला होता है C6H8O6 के उस द्रव्यमान की परकलन कीजिए जिसे 75 ग्राम एसिटिक अम्ल में घोलने पर उसके हिमांक में 1.5 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाए। मतलब कह रहा है कि उस द्रव्यमान के, मतलब एस्कर्बिक अम्ल के उस द्रव्यमान की आप वो प्रकलन कीजिए या प्रकल्पन या ज्ञात कीजिए, उस भार को आपको ज्ञात करना है जिसे 75 ग्राम एसिटिक अम्ल में अगर घोल दिया जाए ना बच्चा,
तो उसका हिमांक में के में कितना कमी आ जाए, 1.5 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाए। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों, हम लोग इसको लगाते हैं, फटाफट लगा लेते हैं। तो लगाने के लिए सबसे पहले फार्मूला होता है THF इजकल टू 1000 KF 1000 KF स्मॉल w अपॉन कैपिटल W मल्टीप्लाई स्मॉल m। स्मॉल m तो अणुभार है, तो अणुभार किसका बेटा, विलेय का अणुभार, तो अणुभार निकालो C6H8O6। C6 का कितना है, अणुभार कितना होगा C6 का, तो C का 12 होता है, 6 कार्बन है तो हो जाएगा 12 प्लस 8 मल्टीप्लाई 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई 16। अब इस सबको हम लोग सॉल्व करते हैं तो आता है 176। इसको सॉल्व करके देखोगे 176 आएगा। ठीक है, ये क्या है बेटा, अणुभार निकालने का तरीका बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है बच्चों, अणुभार निकालने का तरीका। तो हम लोग अणुभार निकाल लिए। अब अणुभार निकाल लिए तो हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को पुटअप कर देंगे उठा के। किस पे पुटअप करेंगे, इस वाले फार्मूले पे। अब इस वाले फार्मूले पे हम लोग पुटअप करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, चलो जरा हम लोग देखते हैं क्या आएगा। फार्मूले में पुटअप कर दें हम लोग, तो फार्मूले वो पुटअप करें तो डेल्टा THF मतलब कितने कमी है, तो 1.50 की कमी है। तो यहाँ लिख दो 1.5, क्या नहीं आसान आप लोग को दिखेगा नहीं, 1.5 1000 मल्टीप्लाई KF की वैल्यू कितना दे रहा है, 3.19 मल्टीप्लाई स्मॉल w की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, वही एस्कर्बिक विटामिन C की वैल्यू फाइंड करनी है। W कितना दे रहा है 75, M कितना दे रहा है 176। अब इसको पूरे को सॉल्व वो करो, सिंप्लीफिकेशन आता ही होगा आप लोगों को, तो इसको पूरा पूरा सॉल्व करो। तो सॉल्व करने पर कितना आएगा बच्चों, ये पूरा सॉल्व करने में वैल्यू आ रहा है, हम वैसे बता दे रहे हैं कैलकुलेटर से, तो वैल्यू आ रही है 5.08 ग्राम। कितना आ रहा है 5.08 ग्राम। ये बेटा आप सॉल्व करिएगा प्लीज, ठीक है, कैलकुलेशन करिएगा, हम तो डायरेक्ट बता दे रहे हैं, थोड़ा टाइम का दिक्कत होता है। तो ये आएगा, समझ आया बच्चों, ये फार्मूला आ गया। इस तरह के सारे क्वेश्चन लगे हुए हैं, आ गए समझ में, साफ साफ कर कम विटामिन C C6H8O6 फार्मूला होता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या कह रहा है कि इसको फाइंड करना है, वैल्यू आपको इसकी वैल्यू आपको क्या करना है बच्चों, फाइंड करना है। फाइंड करने के लिए क्या कर रहा है, जिससे 75 ग्राम एसिटिक अम्ल में घोलने पर उसके हिमांक में इतनी की कमी हो जाए, KF की वैल्यू दे रहा है, डेल्टा TF बराबर इतनी वैल्यू दिया है। ठीक है, इसको कर दो सर, बस यहाँ वैल्यू पुटअप करके हमने क्या कर दिया, सही कर दिया सर। बच्चों ये क्लास हमारा आज पूरा हुआ, और इसमें जो कोई आपको समस्या हो आप बता सकते हो हमको कमेंट बॉक्स में। कोई दिक्कत होगी तो आप लोग जरूर बताइएगा वो हमको, क्योंकि बेटा वो आप लोग तो वो कमेंट करना ही जानते हो ना, पढ़ते हो बेटा। तो इसको क्लास हो गया, आपसे एक वो रिक्वेस्ट है, लास्ट में कहा जा रहा है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कराइए भैया, चैनल को बड़ा करिए। आपका परिवार बहुत छोटा है, इसको बहुत बड़ा करना आप लोग की जिम्मेदारी है, तो इसको बड़ा करिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।